तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और न्यूज़ वन इंडिया के ई कॉन्क्लेव कोरोना के साथ कोरोना के बाद कैसी होगी हमारी और आपकी दुनिया, इसमें आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में बात हो रही है कोरोना के संकट की, लॉकडाउन की असर की। अब हमारे साथ प्रवक्ता राष्ट्रीय लोकदल रोहित अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जिनसे हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि कोरोना संकट के बाद आखिर उत्तर प्रदेश कैसा होगा, कैसा भारत की तस्वीर होगी और कैसी ये हमारी दुनिया होगी। रोहित, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया में। धन्यवाद। रोहित, सवाल मेरा सबसे पहले आपसे यही है, एक जब बात आती है कोरोना की, क्योंकि इस तस्वीर को किसी ने कभी नहीं सोचा था कि ये देश इस स्थिति में आ जाएगा, लोगों को मास्क लगाकर बात करना होगा। पहले हम एकता की बात करते थे, घर से निकलिए एकजुट हो जाइए। आज हम कहते हैं कि घरों में रहिए, एकजुट रहिए, एकता दिखाइए। ये तस्वीर किसी ने सोची नहीं थी। आपके नजरिए से, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता होने के नजरिए से, ये तस्वीर कैसी है, भविष्य कैसा है? देखिए, डेफिनेटली कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा कुछ होता है जो पहली बार ही होता है। हर चीज कभी ना कभी जब भी होती है तो पहली बार होती है। तो ये कोरोना भी शायद हमारे जीवन में पहली बार आया है। इससे पहले भी हमारे पास ऐसी छुआछूत वाली बीमारियां आई हैं, जैसे टीवी है या और भी इस तरीके की मीजल्स होते हैं, बच्चों के अंदर हुआ करते हैं। तो लेकिन क्योंकि अब आपके पास एक नई चीज आई है जिसका भी हमारे पास इलाज नहीं है, अगर हमारे पास इसी का इलाज हो जाएगा तो हमें लगता है कि फिर हमारे लिए मुसीबत कम हो जाएगी। बिल्कुल। हमारे देश में कई ऐसी बीमारियां हैं जो अलग अलग विभिन्न वायरसेस से हैं। जैसे डेंगू आया था, तो डेंगू छूने से तो नहीं होता है, मच्छरों से होता है, पर वैक्सीन अगर हम बात करें तो डेंगू की भी नहीं है। तो इस तरीके से कई ऐसी बीमारियां हमारे यहाँ पहली बार आ चुकी हैं, लेकिन क्योंकि ये पूरे विश्व को इसने अफेक्ट किया है तो इसलिए शायद ये दिक्कत ज्यादा बड़ी हमको दिखाई पड़ रही है। और इससे जो मौतों का आंकड़ा भी अगर आप देखिए तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। अगर मौतों के आंकड़े की बात करिए तो जो पहले से बीमार लोग हैं उन्हीं को ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। इससे ज्यादा तो हमारे देश में एक्सीडेंट हो जाया करते थे। यानी कि रोहित, आपका ये मानना जरूर है कि देखिए, पूरी दुनिया को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की है, बहुत अच्छा नियंत्रण किया है, चाहे वो सरकार की कोशिश हो, चाहे वो देश के 130 करोड़ लोगों की कोशिश हो। देश ने अच्छा प्रदर्शन किया कोरोना के मामले में। नहीं, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। देश के लोगों ने तो बहुत अच्छा कॉपरेट किया है। जो आपने कहा, आपने थाली बजवाई तो थाली भी बजाई, चिराग जलवाया तो चिराग भी जलाया, घर में रहने को कहा तो घर में भी रहे। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है इसमें। सरकार उतना अच्छा नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। सरकार से जो एक्सपेक्टेशन थी वो सरकार नहीं कर पाई। हमने जिस तरीके से देखा कि मजदूर पैदल आ रहे थे, उनके पैरों से खून बह रहा था, उनके बच्चे भूखे प्यासे बिलक रहे थे, तो अगर थोड़ा सा बेटर मैनेजमेंट हम कर पाते तो हमें लगता है कि ये जो परेशानियां हमें हुई हैं ये कम होती हैं। हमारे यहाँ भुखमरी से मुझे लगता है ज्यादा मौतें हो गई होंगी, कोरोना से उतनी मौतें नहीं हो पाई हैं। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं विफलताएं रही हैं। सरकार इस चीज को स्ट्रक्चराइज्ड वे में नहीं आगे ले जा पाई है। तो हमें लगता है कि जनता का कॉपरेशन पूरी तरीके से सरकार को मिला, लेकिन वहीं पे सरकार शराब जब बात होती है नीतियों की, जब आती है प्लानिंग की, रोड मैप की, तो सरकार की वो पूरी रोड मैप था, सरकार की वो नीतियां थी। चाहे देखिए कुछ विफलताएं नहीं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा कि हर चीज पहली बार होती है और जब पहली बार आप कुछ करते हैं तो जरूर उसमें खामियां रहती हैं और बेहतरी की तो कोई आप कहते हैं कि कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई सीमाएं नहीं होती। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दूसरे देशों की सरकारें और इस देश की सरकार, ठीक है, मजदूरों के लिए एक अच्छा प्लान होना चाहिए था, मजदूरों की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, वो तमाम अपनी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन कोरोना को कंट्रोल करने में नंबर्स के मुताबिक ही आप देख लीजिए तो ये देश बेहतर कर रहा है। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि विफलता की अगर मैं बात करता हूं। पहली चीज तो ये समझ के चलिए, अपने देश को समय ज्यादा मिला था जी। ये जो कोरोना था, चाइना से हम एक्सपीरियंस कर सकते थे कि चाइना ने किस तरीके से चीजों को हैंडल किया है। उसके बाद हम इटली से एक्सपीरियंस कर सकते थे। हमें कहीं ना कहीं वो 2 महीने का समय मिल गया था क्योंकि हमारे देश में लेट आया था, लेकिन हमने गलतियां रिपीट की जो ऑन देशों ने की। दूसरी चीज, अब मैं छोटा सा करंट एग्जांपल देता हूं। आप फ्लाइट ऑपरेट करने जा रहे हैं, अब कोरोना आपके चेक इन काउंटर तक तो आता है, लेकिन जब फ्लाइट के अंदर आप जाते हैं तब आप तीनों सीटों को बेच देते हैं। आप तीनों सीटों पे पैसेंजर को बैठा देते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि एयरपोर्ट तक भी कोरोना आएगा, वहां तक भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, चेक इन काउंटर तक भी फॉलो करनी है, सिक्योरिटी चेक तक भी आपको फॉलो करना है, बट फ्लाइट के अंदर जाते ही आप भूल जाते हैं कि साहब हम कोरोना से लड़ाई कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये प्लानिंग ही तो फेलियर है, प्लानिंग का ही तो फेलियर है। ये किस तरीके की प्लानिंग आप करना चाहते हो? आप बसों की जब प्लानिंग करते हो तो आप कहते हो सीटों के अंदर गैप होना चाहिए, बट हवाई जहाज की प्लानिंग में आप ये भूल जाते हो। आप 25 तारीख से हवाई जहाज चलाओगे, ट्रेनें चलाओगे आप 1 जून से। ये
ये कहीं ना कहीं सरकार की गरीबों के प्रति संवेदनहीनता ही तो दिखा रही है कि आप गरीबों के प्रति पूरी तरीके से संवेदनहीन हो गए। अच्छा रोहित, संवेदनशील ये होना भविष्य पड़ेगा की तस्वीर आपको कैसे समझना दिखाई पड़ेगा, देती है? देखिए, गरीबों जो का हो दर्द गया वो समझना हो गया, पड़ेगा। वो बदला नहीं जा सकता। सरकार ने जो किया कमी पेशी थी या भरपूर परफेक्शन के साथ था, ये अब बदला नहीं जा सकता। लेकिन भविष्य क्या होगा? भविष्य की एक तस्वीर आपको नजर क्या आती है? देखिए, अभी जो भविष्य की तस्वीर दिखाई पड़ रही है, हमें पूरी तरीके से बेरोजगार भारत दिखाई पड़ रहा है। बेरोजगारी से हमारा भारत पहले से भी लड़ रहा था और इस कोरोना काल के अंदर हमें एक बड़ा गैप मिला है। काफी बड़े नंबर्स जो बेरोजगार हुए हैं, हमें जो एमएसएमई हैं वो बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सच्चाई है। देखिए, ये कोई विपक्ष के नाते कोई सरकार को गलत चीजें नहीं मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूं, जो सच है मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। देखिए, 20 लाख करोड़ रुपए का जो सरकार ने एक पैकेज देने का काम किया है, वो पूरी तरीके से छलावा है, पूरी तरीके से आई वॉश है। उसकी जगह आप 4 से 5 लाख रुपए का एक कॉन्क्रीट पैकेज दे सकते हो जो कि धरातल पे हो। आप तो जो 3 साल पहले आपकी योजनाएं थी वो भी आप 20 लाख करोड़ में जोड़ के आप नंबर गेम खेल रहे हो, आप इवेंट बनाना चाह रहे हो। तो भविष्य का जो भारत अभी दिखाई पड़ रहा है वो बहुत ही दर्दनाक भारत है, क्योंकि यहाँ पे भुखमरी से मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो हमें कहीं ना कहीं इस रोहित, अभी की स्थिति को अगर समय है, देखें, बहुत ये हमारे पास एक लंबा समय होगा। अर्थव्यवस्था को अगर देखें संभालने में एक लंबा वक्त लगेगा। ये कोई 1-2 महीने की बात नहीं होगी, बल्कि 2-3 साल की तक भी ये बात जा सकती है। लेकिन रोहित, अगर देखें आप, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं और इस लोकदल के क्या अगर क्षेत्र देखें तो ये बागपत और तमाम जो ये क्षेत्र है जो जाटलैंड कहा जाता है, वो खासतौर से आपका अपना क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर, मेरठ के अंदर, बागपत के अंदर कोरोना का एक बड़ा कहर देखा गया है। तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका क्या है? क्योंकि लोग आपको मानते हैं, लोग आपके सुनते हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों के साथ खड़ा है। हमने किसानों को मास्क देने की जो भी उचित संभव मदद कर सकते थे वो हमने मदद करने की बात की है। हमारी सरकार से भी मांग है कि गन्ना किसानों का आज 16,000 करोड़ रुपए का बकाया है, उस पेमेंट को आप तुरंत करिए। इसके अलावा क्योंकि जो सब्जी वहां पे बोई जाती है, आज की डेट में सब्जी और दूध विभाग जो है वो पूरी तरीके से उनका मटेरियल खराब हो रहा है। किसानों का सब्जियों के रेट पूरी तरीके से गिर चुके हैं, दूध के रेट पूरी तरीके से गिर चुके हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं जरूरत है एक कॉन्क्रीट पैकेज देने की उन किसानों को। सरकार को जरूरत है कि धरातल पे किसानों तक कुछ पहुंचे। देखिए, सरकार सिर्फ ये बात कर देती है कि नहीं साहब हमने कुछ अनाज दे दिया किसानों को, हमने 500 रुपए 1000 रुपए दे दिए, इससे काम नहीं चलेगा। सर, अभी किसान को जो उसका पैसा है, कम से कम जो उसका गन्ना बकाया है, 20 लाख करोड़ के पैकेज में तो किसानों के लिए एक लंबा चौड़ा उसमें प्रावधान है। और देखिए, बजट में एक मैं नंबर ठीक से रिकॉल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लंबा चौड़ा बजट किसानों के लिए है, मत्स्य पालन के लिए है, पशुपालन के लिए है। ये सिर्फ कर्जदार बनाने का पैकेज है। आपने जितने भी नंबर्स हैं, जो चाहे किसानों के लिए हो, चाहे एमएसएमई के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी इन्होंने जो पैकेज दिया है, वो पैकेज सिर्फ कर्ज का पैकेज है। वो कहते हैं आप कर्जा ले लो और ज्यादा आप गड्ढे में चले जाओ। कर्जा लेंगे तो कोई आप हम पे एहसान कर रहे हो कर्जा देके? आपको जरूरत है हमें सहायता की, हमें इमीडिएट राहत की जरूरत है, हमें कर्जे की जरूरत नहीं है। जब आप कर्जा, जो किसान का पुराना कर्जा है वो तो किसान चुका नहीं पा रहा है, आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको और कर्जा देना चाहते हो, आप उसको बैंकों के माध्यम से उसकी जमीन गिरवी रखोगे और कर्जा दोगे। जब आप कर्जा वो बेचारा नहीं चुका पाएगा तो आप उसको आत्महत्या करने पे मजबूर करोगे। आप तो धरातल में धकेल रहे हो किसान को। किसान को जरूरत कॉन्क्रीट पैकेज की, किसान को जरूरत है धरातल पे काम करने की। आपको उनको डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए उनके अकाउंट के अंदर। कर्जे से थोड़ी ना काम चलेगा। आपको अगर देना है 15,000 रुपए हर किसान के परिवार को दीजिए 3 महीने तक। आप टोटल उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, वो जितना पैकेज आप बात कर रहे हैं उसका मतलब 10% भी शायद नहीं लगेगा और हमारा देश उठ खड़ा होगा। आपको देना है तो आप एमएसएमईज को टैक्सेशन को कम करने के माध्यम से दीजिए। अच्छा रोहित, इस बात पर आप इत्तेफाक रखेंगे कि सरकार जब से आई है तब से गन्ना किसानों की स्थिति सुधरी है? नहीं, बिल्कुल कहां, मतलब सिर्फ बातों के अलावा तो कुछ हुआ नहीं है। आप देखिए, मौजूदा सरकार की मैं आपको स्थिति बता देता हूं, पिछले 6 सालों से वो क्लियर होना शुरू हुए, चीनी मिल चालू हुई दोबारा। मैं आपको सच्चाई से अवगत कराता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में भाजपा की सरकार बनी। 2017 से आज तक गन्ना किसान में गन्ने का जो रेट है, गन्ने का जो मूल्य है, वो 10 रुपए की वृद्धि हुई है।
जबकि 150 रुपए की वृद्धि की जरूरत है। इन्होंने बात की 1.5 गुने आएगी किसान के, उसके बाद इन्होंने बात की थी 2 गुने आएगी। अगर हम 1.5 गुने को भी जोड़ लें तो 410 रुपए का रेट होना चाहिए गन्ना किसान का। और इन्होंने पिछले 3 सालों में से 2 साल तो इन्होंने वृद्धि ही नहीं की गन्ने के रेट में, और 1 साल में इन्होंने 10 रुपए की वृद्धि की। तो आप ये बताइए, आपके पास किसान के लिए कितनी आप संवेदनहीन हो गए हो कि आप उसके रेट में वृद्धि नहीं कर रहे हो। हर चीज में वृद्धि होगी, एमएसपी पे हर चीज के आप वृद्धि करोगे, पर गन्ना किसान के एमएसपी की बात आएगी तब आप वृद्धि नहीं करोगे। जहां पे गेहूं की बात आएगी, धान की बात आएगी, वहां पे आप वृद्धि करने में आप परसेंटेज में चूक जाते हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो। ऐसा क्यों है भाई कि किसानों की ही एमएसपी की बात आती है तभी आप क्यों पीछे हटे आते हो? उसके बाद आप कहते हो किसान कर्जदार रह गया, किसान कर्ज माफी की बात करता है। भाई किसान को किसान का हक तो दो। जो आप कह के आए थे, जो वादा करके आए थे, आप 2 गुने का उसकी उपज का मूल्य देने के वादा करके आए थे, आप 2 गुना नहीं तो 1.5 गुना तो देने का काम करो। आप बताइए किस तरीके से किसान श्रमिकों की जब हम बात करते हैं इस पूरे कोरोना काल में, जब मजदूरों और श्रमिकों पर हम आते हैं, जो आश्रित होते हैं तमाम इस समाज पर, या पलायन कर चुके होते हैं या प्रवासी होते हैं, उनके लिए सरकार कुछ बेहतर नहीं कर पाई, या सरकार के पास प्लानिंग है और श्रमिक प्रवासियों ने जल्दी कर दी। और ये भी तक आरोप लगे हैं कि तमाम जो विरोधी दल हैं उन सब दलों ने कहीं ना कहीं श्रमिकों को भड़काया। मैं शॉर्ट में जवाब चाहूंगा क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है। अच्छा, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हम भड़काने का काम करते हैं। आप खुद कुछ करोगे नहीं। विपक्ष को आपने कह दिया साहब हमने श्रमिकों को भड़काने का काम किया, लेकिन आपने खुद कुछ किया नहीं। दूसरी चीज, हम श्रमिकों की जब बात करते हैं तो श्रमिकों को आपने दिया क्या? आपने जो श्रमिकों के लिए आपने ट्रेन चलाई ढंग से। आप बताइए 2 महीने से वो अपने घर से दूर है। 2 महीने से ऐसा नहीं है कि खाली वहां काम करने वाला व्यक्ति दूर है। हो सकता है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गया हो सकता है किसी गमी में गया हो, किसी शादी ब्याह में गया हो, वो व्यक्ति वहां फंस गया है। उसके बाद अब आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो वहां पे बैठा रहे, और आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। आप उसको खाने की व्यवस्था करा नहीं पाते हो, आप उसकी किसी रहने की व्यवस्था करा नहीं पाते हो। अब आपको उम्मीद सिर्फ ये है कि वो वहां पे बैठा रहे जहां पे है। आप खुद तो जहां जाना होता है वहां चले जाते हो। मुझे बताइए कितने विधायकों के परिवार दूर हैं आज? सब विधायकों के बच्चे वापस आ गए, सब अधिकारियों के बच्चे वापस आ गए, वो विदेशों से वापस आ गए। श्रमिक को आप चाहते हो जहां पे है वहां पे रहे। कब तक इंतजार करेगा आपका? कोई कॉन्क्रीट प्लानिंग करोगे ना। जब आपने लॉकडाउन, आप 3 दिन का समय देते श्रमिकों को वापस जाने का, आपने एकदम से लॉकडाउन कर दिया। ना उनके पास कोई खाने की व्यवस्था, ना कमाने की व्यवस्था है, ना उनको तनख्वाह मिल रही है। अब वो क्या भूखा वहीं पे मर जाए? यहाँ पर सरकार तो ये कह रही है कि देखिए हम खाने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, एक को राशन तक घर में हमने पहुंचाया है, कि हमने मजदूरों और श्रमिकों के अकाउंट में पैसे डाले हैं, जबकि हजार रुपए डाल दिए गए कि आप अपना खर्चा चलाइए। रहने के लिए किसी के पास घर नहीं, हमने शेल्टर होम से रेडी किए हैं, आप वहां पर रहिए। फिर क्या जरूरत पड़ गई अचानक? हमने जब रियलिटी देखेंगे, रोड पे श्रमिकों की टूटी हुई चप्पलें देखी हैं, उनके पैरों से खून चलता हुआ देखा है, बच्चों की लाशों को महिलाएं लेके आते हुए देखा है, इटाइची पे बच्चा आते हुए देखा है, खाना बंटते हुए नहीं देखा है। अगर आप उनको खाने की व्यवस्था करा देते, रहने की व्यवस्था करा देते, उनको क्या जरूरत थी उनको उनके घर तक पहुंचाने की? कम्युनिटी किचन के अंदर भ्रष्टाचार पूरी तरीके से उजागर हुआ है। आप खाने लायक खाना नहीं है। अरे श्रमिक छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य कर्मियों को जो खाना दिया गया उस तक पे तो सवाल उठाए गए हैं। उस तक की फोटो आपके सामने मीडिया में आप ही के चैनलों के माध्यम से देखी गई है। तो आप किसी को जानवर जैसा व्यवहार थोड़ी ना करोगे श्रमिकों के साथ। अगर आप उसको सही व्यवस्था कर दोगे तो उसको क्या दिक्कत है वहां पे रहने में? वो क्यों वहां से चलेगा, क्यों पैदल आएगा? जब वो अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर पैदल आ रहा है, इसका मतलब उसके पास व्यवस्था नहीं है ना। तो देखिए, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलता है। सिर्फ आप ये करना चाहें कि नहीं साहब हम थाली बजाते रहे। अच्छा चलिए, देखिए ये जिम्मेदारी सभी की होगी कि हम कोरोना के बाद, ये जिम्मेदारी सभी की होगी कि हम कोरोना के बाद, ये एक पार्टी होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी हो, कि एक किसान होने के नाते भी, एक सही व्यक्ति होने के नाते भी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो क्या इस कोरोना के बाद आपकी आरजेडी की जिम्मेदारी क्या है? क्या रोडमैप है आरजेडी के दिमाग में कि हम समाज में अपना ये कंट्रीब्यूशन देंगे स्टेबिलिटी के लिए, अपने लोगों के लिए? आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल जी, राष्ट्रीय लोकदल जी। देखिए, हम लोग अपने जो हमारे क्षेत्र हैं या जो भी चीजें हैं उनकी वहां जितनी यथासंभव मदद हो रही है वो कर रहे हैं। ट्रैक्टर टालियों के माध्यम से हमने जिसको हम गांव पहुंचा सकते थे उनको हमने पहुंचाने का काम किया है। उनकी आवाज, उनकी मांगे जो सरकार तक हम पहुंचा सकते थे वो हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं।
देखिए, जो भी उनके लिए हम उचित मदद कर सकते हैं, जैसे मास्क की चीजें हैं, मास्क है जो आज सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसकी पीपीई किट्स है किसानों के लिए, थर्मामीटर है, क्योंकि गांव तक अभी तक सरकार की कोई योजना नहीं पहुंची है। गांव में अभी तक सरकार, मुझे लगता है उसको ध्यान भी नहीं है कि हमको गांव जाना भी है, कोई टेस्टिंग करना है, तो वहां पे दवाइयों की व्यवस्था, ये सब हम कहीं ना कहीं किसानों को करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर सरकार से मांग भी रख रहे हैं। लेकिन इन सारी मांगों के बीच में सवाल तो ये भी है कि भविष्य को संवारना है तो उसके लिए एक पॉजिटिविटी के साथ चलना होगा। क्या आपको लगता है कि देश की तमाम पार्टियां, देखिए कमी पेशी सरकार की है या कमी पेशी विपक्ष की है, हम इन दोनों बातों को दरकिनार कर देते हैं, लेकिन तमाम पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सरकार की बीजेपी पार्टी हो, चाहे वो आरएलडी हो, तमाम पार्टियों को एक साथ आके काम करना चाहिए। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल हम इत्तेफाक रखते हैं। पिछले 2 महीने से हम सरकार के साथ कदम से कदम चला के सरकार को जो उचित सजेशन थे वो हमने दिए, और हम कोशिश कर रहे थे सरकार के साथ चलें। पर जैसे जैसे सरकार संवेदनहीन होती चली गई, वैसे वैसे हमें कहीं ना कहीं ये आवाज उठानी पड़ी, क्योंकि हमें जो दिखेगा धरातल पे, जो दिखेगा वो आवाज सरकार तक पहुंचानी है। आप खाली रामराज दिखाने से रामराज नहीं आएगा। जब रामराज आएगा तो विपक्ष भी बोलेगा हाँ रामराज आया है, आपने अच्छा काम किया है। अगर आप सराहनीय कार्य करेंगे तो आपकी सराहना की जाएगी, पर अगर भूखा मजदूर रोड पे लेगा, उसके पैरों से खून बहेगा, उसके बच्चे भूख से मरेंगे, तो विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। हमारा काम है जो आपके लोग आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं वो कम से कम आप सुन सकें, वो आप तक हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं, शायद उनको अपने टिकट की समस्या होती है कि भाई कल को सरकार की ज्यादा हम बातें करेंगे तो टिकट मिले ना मिले, लेकिन विपक्ष को कोई टिकट की उनसे जरूरत नहीं है। तो विपक्ष का काम है, एक जिम्मेदार विपक्ष का काम है सरकार की गलतियों को सामने लाना। हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते इस महामारी में सरकार के साथ हैं, खड़े हैं, और जो भी उचित मदद सरकार को हमसे चाहिए वो करने के लिए हम तैयार भी हैं, और अपने क्षेत्रों में मदद कर भी रहे हैं, और सरकार को जो धरातल पे समस्याएं हैं उनसे अवगत भी करा रहे हैं। अच्छा, किसानों की अभी समस्या क्या है मेन, अगर मैं आपसे कहूं कि क्योंकि किसानों की हिमायती पार्टी रही है आपकी हमेशा से, तो ऐसे में किसानों को लेकर अभी क्या समस्याएं हैं, क्या उम्मीदें सरकार से हैं जो सीधे तौर पर आप यहां रखना चाहें? देखिए, किसानों की सबसे मूलभूत जो समस्याएं हैं इस समय, जैसे जो सब्जियां आप उगा रहे हैं, जो किसान उगा रहे हैं, उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। सब्जियां, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से वो कहीं भी सब्जियां बाहर ले आ नहीं पा रहे हैं, उनको लोकली बेचनी पड़ रही हैं। जो फूल के किसान है, फूल के बागबान जो बागबानी करते हैं, उनकी अगर आप बात करिए तो वो ज्यादातर एक्सपोर्ट होता था, वो भी पूरी तरीके से बंद है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है, उनको भी रेट नहीं मिल पा रहे हैं। दूध के जो काश्तकार हैं उनको भी अपने दूध को फेंकना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से होटल और सब चीजें बंद हैं। तो ये जो इनको एक रेट जो मिल जाता था मार्केट से, वो आज बहुत न्यूनतम दर पे पहुंच चुका है। गन्ना किसानों की हम बात करें तो गन्ना किसानों की खरीद बहुत कम की गई है। इन्होंने कहीं भी वहां पे इंस्पेक्शन नहीं करवाया, जो पर्ची बटती है गन्ने खरीद से पहले, वो पर्चियां नहीं बटी। अब तो गन्ना खरीद भी करीब करीब बंद के कगार पे है। तो ये सब जो चीजें इन्होंने बताई वो एक्चुअल में इन्होंने किया नहीं। तो ये जो किसानों के प्रति इनको संवेदनशील होना पड़ेगा, और किसानों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर के थ्रू इनको बेनिफिट देना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ये भी देखे कि जो सब्जियां किसान की सड़ जा रही हैं, फेंकनी पड़ रही हैं, क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, उसके पास इस समय कोई भी ट्रैवल कराने की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है। किसानों को गेहूं की बहुत समस्या हुई थी, कटाई में बहुत समस्या हुई थी, उस समय आंधी ओलावृष्टि का भी बेमौसम उसी टाइम पर ये प्रभाव देखा, मजदूरों को पहुंचाने तो का काम, या फिर उस टाइम ही किसानों की राहत के लिए ही वो तमाम जो प्रावधान किए थे कि ठीक है हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छूट देते हैं। तो किसानों की चिंता तो सरकार कर रही है कहीं ना कहीं। देखिए, किसान जो इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की करके और खेती किसानी करने का इन्होंने टाइम दिया था, उसी समय पे ओलावृष्टि और बारिश का टाइम हो गया था, और उसी समय पे किसानों की फसल खराब हुई थी। तो आपको कहीं ना कहीं उचित मूल्य उनकी फसल दिलवाने का काम सरकार का है। अगर सब्जियां खराब हो रही हैं, अगर दूध नहीं बिक पा रहा है, उतनी डिमांड नहीं है, क्योंकि होटल बंद है, एक पूरी इंडस्ट्री, एक मिठाई की इंडस्ट्री बंद है, जहां पे सबसे ज्यादा खपत होती थी दूध की, और प्लस आप ट्रैवल नहीं करा पा रहे हो दूध को अपने, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गाँव में ही वो उसको खराब हो रहा है, वो पेरिशेबल आइटम है।
तो इन सब चीजों को सरकार को ध्यान देना चाहिए। गन्ना किसानों की खरीद नहीं हुई है, अभी भी गन्ना अगर आप देखेंगे तो अभी भी कुछ मात्रा में गन्ना खड़ा हुआ है खेतों में, जबकि अभी तक गन्ने की अगली फसल उगने का मतलब उगने का टाइम हो चुका है। उसके बावजूद अभी भी पुराना गन्ना लोगों का खड़ा हुआ है। हमने देखा किस तरीके से शामली में लोगों ने अपनी गोभी की खेती को नष्ट किया। तो कहीं ना कहीं आप इसको अपने लेखपालों के माध्यम से इसका इंस्पेक्शन करवाइए, जिन लोगों को ये दिक्कतें हो रही हैं उनको मुआवजा देने का काम करिए ताकि एक तत्काल राहत उन तक पहुंच सके। लेकिन रोहित, यहां पर सरकार का तो ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान गन्ने की फसल जिसकी खड़ी है उसको चीनी मिल तक पहुंचाने का, चीनी मिल चलती रहे, बीच में बंद ना हो, ये सारी हमने प्रावधान किए। क्या ये सीधे किसानों तक इसके बेनिफिट्स नहीं पहुंचे? देखिए, सिर्फ सरकार मुंह से कहती है, सरकार ने मुंह से बहुत कुछ कहा, कई चीजें उनकी ऑर्डर के फॉर्म में भी आई जो कि धरातल पे नहीं हुई। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने कागज पे तो सब कुछ कर लिया, जैसे आज इन्होंने कागज पे मार्केट खोल दी है, लेकिन आप सच्चाई में मार्केट में निकल के देखिए तो आपको खुद समझ में आएगा कितने ग्राहक हैं, कितनी मार्केट खुली है, कितनी बंदी है। ये आपको समझ में आएगा जब आप बाहर मार्केट पे निकलोगे। तो कागजों पे काम करने से नहीं होता। अब इन्होंने एमएसएमई को कागजों पे खोल दिया। अब जब आपने कहते 33% मजदूरों के साथ काम कर लो, एमएसएमई पहले से कमजोर होते हैं। अब एक वो उनके पास पहले से जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। 33% मजदूरों के साथ कौन आदमी फैक्ट्री चला पाएगा अपनी? बिना बाजार के कौन आदमी अपनी फैक्ट्री चला पाएगा? इसी तरीके से किसानों की इन्होंने बात की कि हमने गन्ना किसानों को खरीद के लिए कह दिया है साहब, हमने गेहूं काटने के लिए कह दिया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि गन्ने का आपने इंस्पेक्शन ही नहीं किया। आप जब पर्ची बांटोगे तभी तो गन्ना किसान अपनी गन्ने की खेप को लेके जाएगा शुगर मिल में। आपने पर्ची नहीं बांटी तो किसान को कहीं ना कहीं जो लोकल के कोल्हू होते थे, सरकार की देखिए व्हाइट पेपर पर कितनी अच्छी पॉलिसीज है, लेकिन ग्राउंड पर कितना अच्छी वो एग्जीक्यूशन है, उसमें बहुत अंतर है। और यही वजह है कि सरकार का फेलियर यहां पर आप कह रहे हैं। बहुत अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, आप हमसे जुड़े और किसानों की बात हमने बड़े ही क्लियर तरीके से रखी यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो रोहित हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू पर सरकार का कहीं ना कहीं प्लानिंग का फेलियर रहा, या कहिए कि एग्जीक्यूशन का तमाम ब्यूरोक्रेसी के जरिए वो फेलियर रहा, लेकिन किसानों तक कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।